आपको राहुल गांधी के बारे में सबसे अच्छी लगती हो कि राहुल गांधी में ये चीज़ सबसे अलग है, सबसे बेहतर है? एक तो वो सच बोलते हैं, डंके की चोट पर सच बोलते हैं। वो राजनीतिक क्षितिज का सूर्य है और वो उदय होके रहे। अखिलेश यादव को बतौर मुख्यमंत्री आप कैसा मानती हैं? बेहतर मानते हैं और उन्हें हम भविष्य के लिए बेहतर, उनकी सरकार आएगी, यकीनन हम मिलकर सरकार बनाएंगे 27 में। अगर कल को अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात हो जाए और वो आपको कह दे कि आप समाजवादी पार्टी में आइए, तो फिर क्या फैसला लेंगे आप? कांग्रेस लगातार जो ग्राफ गिरा है उत्तर प्रदेश में, क्या आप मानती हैं उसके पीछे कौन कौन से कारण रहे, जो वजह थी जिसकी वजह से कांग्रेस का ग्राफ गिरा? अगर कहीं एक ईंटा भी पूरे प्रदेश में लगाया हो योगी आदित्यनाथ ने, तो उसका जवाब दे। ठीक है भाई, एनकाउंटर बहुत किए हैं, बुलडोजर बहुत चलाए हैं, तमाम लोगों का घर बार गिरा दिया है, तमाम लोगों को मुठभेड़ में मार दिया है ना, लेकिन जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो रियल लॉ एंड ऑर्डर है, जो रियल कंस्ट्रक्शन है, जो रियल चीजें, वो तो कुछ किया ही नहीं है। नाम की पट्टिकाएं बदलने से वो आपकी नहीं होती। हमारे पास एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो खुलेआम मंच से 80-20 की बात करता है। हमारे पास एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो टेलीप्रॉम्प्टर से आकर के कुछ भी कह के चला जाता है, उसकी पार्टी उससे जस्टिफाई करती है, और जो आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में सक्षम नहीं है कि तुमसे पहले जो शख्स यहाँ तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। प्रियंका गांधी जब ये कैंपेन लेकर के लाई, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो शुचि विश्वास ने नहीं कांग्रेस से टिकट मांगा? भविष्य में शुचि विश्वास कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, 2027 आ रहा है सामने। डिनर कैसा बनाती हैं? बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ मैं। सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? मैं वेज भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। और वेज में सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? आप जिक्र करें, हम बना लेते हैं। राहुल गांधी एब्सोल्युटली कैरिज्मेटिक, एडमायरेबल। प्रियंका ब्यूटीफुल, डिवाइन। डिम्पल यादव प्रीटी। बहुत सोच के जवाब दे रही हैं आप। अखिलेश यादव डोमिनेट। अपर्णा यादव सिली। समाजवादी पार्टी गुड फ्यूचर। मुलायम सिंह यादव ट्रू पॉलिटिशियन। नरेंद्र मोदी झूठा। योगी आदित्यनाथ कायर। कांग्रेस ढोंगी, पाखंडी। और कांग्रेस पार्टी देश की आत्मा 2027 हमारी सरकार शुचि विश्वास ट्रूथफुल, ऑनेस्ट। हमारे न्यूज़ रूम में भी लोग पूछ रहे थे जब आप आई थी, आप साड़ियाँ कहाँ से खरीदती हैं? मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ, तो मैं जगह जगह से साड़ियाँ खरीदती हूँ, जहाँ की जो साड़ी फेमस है। नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप, और भारत एक सोच पर आज के पॉडकास्ट में बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। राजनीति में, और ख़ास तौर पर जो इन दिनों की राजनीति है, इसमें सियासी दलों में जो काम करने वाले नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ते हैं। एक लड़ाई वो लड़ते हैं चुनावी मैदान में जब वोटों की लड़ाई होती है, और एक लड़ाई वो लगातार 5 साल लड़ते हैं सड़क से लेकर, सोशल मीडिया से लेकर तमाम खबरिया चैनलों तक। तो सियासी दलों में ऐसे नेताओं का संघर्ष, उनकी कहानियां और उनके किस्से, ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। मेरे साथ आज जो मेहमान हैं वो कांग्रेस की नेता हैं, और अगर मैं उनके पद बताना आपको शुरू कर दूंगा तो थोड़ा लंबा वक्त लग जाएगा। उनका नाम शुचि विश्वास है, कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं। यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, तमाम मोर्चों पर, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर उनकी सक्रियता नजर आती है। टीवी डिबेट का एक बड़ा चेहरा है, तो तमाम टीवी डिबेट के भी हम सवाल पूछेंगे कि डिबेट शुरू होने से पहले और ख़त्म होने के बाद दूसरे दलों के प्रवक्ताओं से क्या बातचीत होती है। इनके संघर्ष पर भी बात करेंगे, कांग्रेस पर भी बात करेंगे, अलायंस पर भी बात करेंगे, बिहार पर भी बात करेंगे, और वोट चोरी पर भी बात करेंगे। सवाल बहुत सारे हैं, और शुचि विश्वास आज भारत एक सोच पर ख़ास मेहमान के तौर पर हैं, और उनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। बहुत स्वागत आपका भारत एक सोच पर। टीवी डिबेट में हम लोगों ने आपको देखा, आपको सुना है, तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ आपने सामने जो भी दल हुआ उसकी बैंड बजा दी है। आपकी पहचान कांग्रेस में एक सशक्त चेहरे के तौर पर, युवा चेहरे के तौर पर होती है। लेकिन क्योंकि ये बातचीत की शुरुआत है, तो सबसे पहले अपने दर्शकों की ज़्यादा आसानी के लिए हम ये समझना चाहते हैं कि शुचि विश्वास, कांग्रेस की शुचि विश्वास कब बन गई थी? मुझे लगता है जन्मजात। अच्छा। हाँ, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा हमेशा से बहुत आकर्षित करती थी। परिवार में भी इसका प्रभाव था। इवन मेरी ग्रैंड मदर भी कांग्रेस से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस थी,
उसके बाद जो हिस्ट्री, जो इतिहास, जो चीज़ें हमने पढ़ी, जानी और जिस तरह से हम देश में ग्रो हुए, तो एक स्वाभाविक रूप से मुझे हमेशा से कांग्रेस से लगाव था। आधिकारिक रूप से ये निर्भया कांड के बाद जब मतलब मैं एक्टिव हो गई उसके बाद से, तब से मैं लगातार सक्रिय हूँ और लगभग सभी जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं हमने सभी में लगभग सर्व किया एक कांग्रेसी के तौर पर। उत्तर प्रदेश में भी, पश्चिम बंगाल, हाँ, महाराष्ट्र, तमाम अलग अलग स्टेट्स में जाकर के। यूथ कांग्रेस में भी मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन रही, वहाँ से मीडिया इंचार्ज रही, वेस्ट बंगाल के लिए भी, छत्तीसगढ़ के लिए भी और ये पंजाब के लिए भी, और भी समय समय पर जो भी जिम्मेदारियां पार्टी द्वारा प्राप्त हुई उसका मैंने निर्वहन किया। मतलब एक कार्यकर्ता के तौर पर आपने शुरुआत की, तो उसके बाद जब आप टीवी डिबेट का चेहरा बनी, जब तमाम टीवी डिबेट्स में आप जाने लगी, लोग आपको बुलाने लगे, और हम लोग भी जब टीवी मीडिया में थे तो एक ये होता था कि शुचि विश्वास को बुलाया जाए, उनको आज की डिबेट में रखा जाए, तो ये जो आप चेहरा बनी, ये कैसे बनी, किसने जिम्मेदारी पहले सौंपी आपको ये? इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद, इसके लिए पार्टी का धन्यवाद और इसके लिए मीडिया के साथियों का धन्यवाद, जो इन्होंने, उनका रवैया इतना सहयोगात्मक रहा, इस हद तक उन्होंने स्वीकार किया। तो ये तो मुझे लगता है कि मेरे लिए सौभाग्य का विषय है अपना पक्ष इसको रखना और सामने वाले को इसको इतना स्वीकार करना। अच्छा शुचि जी, जब कांग्रेस की हम बात करते हैं और आप क्योंकि कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, प्रवक्ता हैं, एक सवाल हमेशा कांग्रेस के लिए आता है उत्तर प्रदेश में। वो सवाल ये है कि कांग्रेस की स्थिति पर लंबे वक्त तक यहाँ सरकारें रहीं कांग्रेस की, तमाम मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा जोशी से लेकर, और एक लंबी फहरिस्त रही है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि पिछले, अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 दशक उठा करके देख लीजिए, 1980s का जो दौर था, उसके बाद 90 आया, उसके बाद से कांग्रेस लगातार जो ग्राफ गिरा है उत्तर प्रदेश में, क्या आप मानती हैं उसके पीछे कौन कौन से कारण रहे, जो वजह थी जिसकी वजह से कांग्रेस का ग्राफ गिरा है? देखिए, कांग्रेस के पराभव को प्रोजेक्ट ज़्यादा किया गया। मुझे लगता है कि आज़ादी के आंदोलन के बाद जिस परिस्थिति में भारतवर्ष प्राप्त हुआ था और विगत 70 वर्षों में जिस भारत का निर्माण कांग्रेस के द्वारा किया गया, उसमें कहीं भी सेल्फ प्रोपेगेंडा या सेल्फ इमेज या जैसा वो शाइनिंग इंडिया और जैसा एडवर्टाइजिंग, और मतलब विगत 2014 के बाद से हम जिस तरह की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली देख रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि विगत 70 वर्षों को समझना या विगत 40 वर्षों को समझना, कांग्रेस के लिए राजनीति सदा सेवा का माध्यम रही है। कांग्रेस कभी भी सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं थी, कांग्रेसी आज भी सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं है। वर्तमान समय में हम चाहे अपने देश के प्रधानमंत्री को देखें, चाहे प्रोपेगेंडा मिनिस्टर को देखें, चाहे उनका जो बजट है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी लाते हैं तो उसका भी 80% अपनी ही एडवर्टाइजिंग में खर्च कर देते हैं। वो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बम भी खाली टेंट में गिरा के आते हैं जिसमें असीम मुनीर और पाकिस्तान के चैनल हंस रहे हैं, तो उसके भी हर पेट्रोल पंप पे ऑपरेशन सिंदूर में भी वो आर्मी की ड्रेस में फोटो दिखाई देते हैं। अच्छा शुचि तो ये लेकिन ये कांग्रेस की प्रणाली नहीं है। कांग्रेस जनता से जुड़ी थी, कांग्रेस जनता की पार्टी है और आज भी जनता के साथ मजबूती से खड़ी है। जब मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, जब मैं आपकी बात कर रहा हूं, तो एक सवाल और है और उत्तर प्रदेश से ही जुड़ा है कि आपको अगर राजनीति करनी थी, अगर आपको इस क्षेत्र में आना था, तो आप समाजवादी पार्टी में क्यों नहीं गई, बीजेपी में क्यों नहीं गई? आपने जो कांग्रेस चुनी, आपने पहले उसका रीज़न बताया कि फैमिली से मिली हुई चीज़ है, लेकिन आपके पास तो उस समय ऑप्शन रहे होंगे, कांग्रेस के अलावा सपा में चली जाती, भाजपा में चली जाती। देखिए, जब मैंने विधिवत राजनीति में आने का निर्णय लिया तो किसी ने आम आदमी पार्टी कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन जब मैंने कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और देश के कॉन्स्टिट्यूशन को कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सिंक इन होते हुए देखा, तो ये मेरी निजी चॉइस थी। मुझे कोई भी धर्म आधारित, प्रोपेगेंडा आधारित, मतलब मोटिव वाज वेरी मच क्लियर, तो वो सिंक इन होने की वजह से मतलब माय चॉइस वाज ऑलवेज कांग्रेस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल माय एंड, फॉर एवर एंड एवर। अच्छा, कांग्रेस में 2 बड़े चेहरे नज़र आते हैं जब हम कांग्रेस की बात करते हैं, और आजकल तो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। लखनऊ भी बहुत आते रहते हैं, अभी फ़िलहाल तो राहुल गांधी रायबरेली से ही सांसद हैं। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की है और आपने उनके साथ काम किया है। जब ये लोग आते हैं यहाँ, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तो इनसे मिलने का क्या प्रोसेस है? मतलब अगर कोई सामान्य कार्यकर्ता है, मान लीजिए रामलाल नाम का कोई कार्यकर्ता है, तो कैसे मिलेगा इनसे? इनसे मिलना तो आसान होता नहीं है। राहुल गांधी राजनीति के क्षितिज के सूर्य हैं और एक कैरिज्मेटिक ऑरा, उनका जो एक व्यक्तित्व है, तो हर व्यक्ति, मतलब अगर 7 बिलियन पीपल आर देयर,
आई थिंक हाफ ऑफ देम आर अट्रैक्टेड टू राहुल गांधी। हैं वो उतना ही सौम्य, उतना ही सरल, लेकिन तमाम कारणों से ये हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वो इतनी सुविधा से मिल सकें। लेकिन हम खुद इतने समय से देख रहे हैं कि जितना उनकी वेलकमिंग अप्रोच है, जितनी आसानी से वो आम आदमी से कनेक्ट करते हैं, और उनका जो पीढ़ियों का मतलब उनका ऑरा है, जो उनकी इमेज है, जो उनकी स्वीकारोक्ति है पूरी देशव्यापी, इस कारण भले ही लोगों को लगता हो कि एक मतलब मुश्किल तथ्य है, लेकिन वो उसी प्रयास से सबसे मिलते हैं। अभी आपने देखा होगा वो बिहार में ही जिस बच्चे को बुला के इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग भी बहुत बार मिले हैं और सबसे मिलते हैं। अच्छा, एक बात आप बताइए, जो आपको राहुल गांधी के बारे में सबसे अच्छी लगती हो कि राहुल गांधी में ये चीज़ सबसे अलग है, सबसे बेहतर है? एक तो वो सच बोलते हैं, डंके की चोट पर सच बोलते हैं। हजारों लाखों दबाव मिलकर भी अपने अपने पैटर्न से, अपनी बात से कभी वो मुकरते नहीं है। और जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ है और कर्मठ है, वास्तव में वही पुरुष होने का अधिकारी है। तो उनके चरित्र और उनके व्यक्तित्व की जो ये खास बात है, वो उन्हें मेरी दृष्टि में बेहद आकर्षक करती है। सच के साथ उनके खड़े होने की जो उनकी कुव्वत और उनकी ताकत है। आप देखिए, हजारों करोड़ों रुपया खर्च करके 2014 के बाद एक राजनीतिक अभियान के तहत उनकी छवि को तहस नहस करने के लिए, मतलब संघ हो या बीजेपी हो या तमाम आईटी सेल हो, प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री हो, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके उनकी इमेज को डैमेज किया गया। लेकिन अभी न्याय जोड़ो यात्रा के बाद जिस स्वीकार्यता के साथ एक जन योद्धा के तौर पर उन्होंने खुद को स्थापित किया, इससे ये प्रमाणित होता है कि गोडसे को उत्तराधिकारी को खतरा हमेशा से गांधी से था, और यही गांधी का वो है। उन्हें पद की और प्रमाण की और सत्ता की अगर अभिलाषा होती तो फिर तो सोनिया जी ने तो सब कुछ प्राप्त करके कहा कि नहीं, योग्य डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, और क्या देश को उन्होंने शानदार व्यवस्था दी। तो राहुल गांधी इज़ एब्सोल्युटली मैचलेस, ही इज़ कैरिज्मेटिक, ही इज़ यूनिक, और उनके जैसा सत्यनिष्ठ और कर्मठ व्यक्ति, मतलब उसको आवश्यकता है देश को उनकी। वो राजनीतिक क्षितिज का सूर्य है और वो उदय होके रहेगा। अच्छा, अब राहुल गांधी के साथ ही आती हैं प्रियंका गांधी। वो भी अब तो वो भी खैर सांसद बन चुकी हैं, और उत्तर प्रदेश में उन्होंने बहुत काम किया है बतौर प्रभारी भी, और तमाम कैंपेन उन्होंने चलाया। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आप भी उस वक्त कांग्रेस में बहुत एक्टिव थी, आज भी आप एक्टिव हैं। प्रियंका गांधी जब ये कैंपेन लेकर के लाईं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो शुचि विश्वास ने नहीं कांग्रेस से टिकट मांगा कि विधानसभा का चुनाव लड़ लें? नहीं, मेरे पास उस वक्त कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, मैंने नहीं मांगा। भविष्य में शुचि विश्वास कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? 2027 आ रहा है सामने। यदि पार्टी का आदेश हो तो इस विषय पर सोचा जा सकता है। तो बहुत वैसा मतलब जवाब है कि पार्टी जो कहेगी हम वो करेंगे। अदरवाइज अगर आपका मन पूछूं, मैं स्पष्ट, दर्शक ये जानना चाहते हैं आपका मन क्या है? From the very beginning, my interest is organizational politics. From day one, I don't think कि I'm for electoral politics. अच्छा, अगर लड़ने का मौका मिले आपको चुनाव, तो कहाँ से लड़ना चाहेंगी? वैसे तो कभी आप अकेले में तो सोचती होंगी ना कि अगर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। वैसे तो जहाँ से पार्टी कह देगी वहाँ से लड़ लेंगे, लेकिन लखनऊ मेरी जन्मभूमि, कर्म भूमि, मातृभूमि, सब कुछ लखनऊ है। ठीक है, तो जाहिर बात है कि यही। तो आप लखनऊ से लड़ना चाहेंगे? हाँ, अगर कभी होगा तो लखनऊ ही होगा मुझे लगता है। अच्छा शुचि जी, एक बात बताइए, कांग्रेस में जब हम संगठन की तरफ देखते हैं, जो आप लोगों का संगठन है उत्तर प्रदेश में, जिलों में जब उस संगठन को उतर कर देखते हैं तो बड़ा कमज़ोर नज़र आता है पिछले इन कुछ सालों में। क्या इसके पीछे एक वजह यह भी है कि इतने लंबे वक्त से सत्ता नहीं मिली है? इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि कांग्रेस में एक जो बात कही जाती थी अनुशासन की, वो अनुशासन कहीं कमज़ोर हो रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी अजय राय जी के नेतृत्व में लगातार पार्टी मजबूत हो रही है। जिला स्तर पर हमारे संगठन और कमेटियां लगातार बन रहे हैं, और मीडिया भी काफ़ी मजबूत हुआ है। तो मैं इससे तो सहमत नहीं हूँ। और जहाँ तक देखिए, एक होता है कैडर बेस्ड पार्टी, वो अलग चीज़ है, लेकिन हम कांग्रेसी तो घर घर में हैं। कांग्रेस तो आत्मा में है लोगों की। तो संगठन को लेकर आपका जो कहना है, मुझे लगता है कि हम इसमें बराबर मजबूत हो रहे हैं लगातार। और प्रियंका जी के प्रभारी बनने के बाद से तो हम बहुत बेहतर स्थिति में आए हैं। आपने अजय राय जी का नाम लिया, तो मैं अब अजय राय जी पे ही सवाल पूछ लेता हूँ। कैसा मानते हैं आप अजय राय जी के अब तक के कार्यकाल को, जो काम कर रहे हैं? जैसे हम लोग भी देखते हैं संगठन सृजन का एक अभियान आपके यहाँ चल रहा है, जितने वक्त से वो अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखती हैं? देखिए, ही इज़ वेरी बोल्ड एंड ही इज़ फियरलेस, ही इज़ ईजी टू कनेक्ट एंड ही इज़ मतलब वेरी रिस्पॉन्सिव। मुझे एक कार्यकर्ता के तौर पर उनकी मदद की आवश्यकता है, वो फ़ौरन उपलब्ध हैं। मैं एक विक्टिम के तौर पर, किसी हादसे का शिकार हूँ, वो फ़ौरन मदद के लिए उपलब्ध हैं। और जितनी एक्टिविटी उनके कार्य अध्यक्ष बनने के बाद
चाहे बहराइच में हो, चाहे संभल में हो, चाहे मस्जिद का हादसा हो, चाहे मंदिर का हादसा हो, चाहे उस पर कोई बयान दे, कभी वो पीछे नहीं हटते हैं। तो ये जो उनका मतलब इनिशिएटिव लेने का जो उनका गुण है और सबको समान रूप से देखने का उनका गुण है, संगठन में बराबर इंटरेस्ट लेने का उनका गुण है, लगातार ट्रैवल करने की जो उनकी एबिलिटी है, तो वो मुझे लगता है ही इज़ मोर देन केपेबल ऑफ इट। अच्छा शुचि जी, हम लोगों ने आपको टीवी में भी देखा है, डिबेट में भी, और सड़क पे भी देखा है प्रदर्शन करते हुए। कभी ऐसा मौका आया कि आपको लगा हो कि बस अब प्रदर्शन चल रहा है, आप लोग सड़क पर उतरे? कई बार आप सड़क पर उतरी हैं, आपको लगा हो बस अब लाठी चलने वाली है पुलिस की, कभी ऐसा पुलिस से आपका आमना सामना हुआ? हाँ, हम लोग CA/NRC के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे और बराबर मतलब सप्रेस किया जा रहा था। और इस सरकार का जो रवैया है, बहुत सारी तस्वीरें हैं समाजवादी की, आपने विभा जी की तस्वीर देखी होगी, ये लोग महिलाओं के साथ किसी प्रकार की रियायत नहीं करते हैं। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो शिक्षा मित्रों की महिलाएं हों, चाहे वो B.Ed अभ्यर्थी हों, चाहे वो TET अभ्यर्थी हों, चाहे वो आंगनबाड़ी की माताएं हों, चाहे वो आशा बहुएं, चाहे वो रसोइया भोजन माताएं, मतलब दे पीपल आर एब्सोल्युटली ब्रूटल। जो लोग सदन और संसद के परिसर के अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधियों के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा सकते हैं, वो किस तरह का व्यवहार प्रोटेस्ट और डिसेंट करने वाले लोगों के साथ करेंगे, ये किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो जो आपने मेरी घटना पूछी, तो सदफ जफर और हम साथ ही चल रहे थे। अच्छा। तो मैं उसके मतलब 2 अंगुल पीछे और वो आगे, और जिस प्रकार का दुर्व्यवहार उसके साथ हुआ या जिस प्रकार का धक्का, मतलब जो भी चीज़ हुई, मैं भी उसमें थी। बट अब शायद मुझे लगता है कि जानबूझकर उसके साथ ऐसा किया गया। तो वो मेरा आंखों देखा अनुभव है। और भी हमारी कई अध्यक्षों के साथ हमने सामने से देखा। करिश्मा ठाकुर है, उसका मतलब बड़ा दुर्व्यवहार किया उसके साथ। तो मतलब मैंने आपको इतने सारे प्रोटेस्ट के उदाहरण दिए। और शिक्षा मित्र महिला का मैंने स्पेशली बताया क्योंकि हमारे सनातन में महिलाएं जो हैं वो केश नहीं मुड़ाती हैं। शिक्षा मित्र में सुहागिन स्त्रियों ने केश मुड़ाकर सरकार के विरोध का प्रदर्शन किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार, मतलब मुझे नहीं लगता कि 75 वर्ष के इतिहास में इतने निम्न कोटि के जीव जंतु, इतने तुच्छ स्तर के राजनेता कभी भी सत्ता में रहे हैं जिनका आधी आबादी के प्रति ये रवैया रहा हो। तो शिरोमणि हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो चाहे नरेंद्र मोदी। किस हद तक ये कुचल सकते हैं उसका कोई मतलब कोई लिमिट नहीं है, कोई लाइन नहीं है। दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। अच्छा, आप सरकार की बात कर रही हैं। सरकार में एक कार्रवाई है जिस पर बहुत ज़्यादा सवाल खड़े होते हैं, और वो है बुलडोज़र एक्शन। बुलडोज़र एक्शन को लेकर लोगों की अपनी अपनी राय है, अदालतों से लेकर सामाजिक संगठनों की, सियासी दलों की। बतौर कांग्रेस नेता, बतौर कांग्रेस की प्रवक्ता शुचि विश्वास, इस बुलडोज़र एक्शन को कैसे देखती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बिल्कुल स्पष्ट है। आप हिटलर के उठा के देख लें, उनका भी कहना यही था कि भाई जो ज्यूज़ है के सारे नेशनल इंटरेस्ट में थ्रेट हैं, वो क्रिश्चियंस हो कोई भी हो, ज्यूज़ के अलावा सब थ्रेट हैं। और बंच ऑफ थॉट्स में भी बिल्कुल क्लियर लिखा है कि भाई सब नेशनल थ्रेट हैं, स्पेशली माइनॉरिटीज़। तो जो उनकी मतलब रेडिकलाइजेशन की जो उनकी पॉलिसी है, जो पोलराइजेशन और डिविसिव पॉलिटिक्स उन्हें सूट करती है, कम्युनल क्लैश उसका सबसे बड़ा हथियार है उनका। तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद से एनकाउंटर पॉलिसी और बुलडोज़र पॉलिसी, यही 2 चीज़ें ही लेके वो प्रदेश में आए। चूँकि उनका व्यवस्था में, IPC में, CRPC में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भरोसा और कोई विश्वास ही नहीं है, क्योंकि उन्हें मनुस्मृति के सिद्धांतों पर देश को चलाना है, क्योंकि सत्ता में गोडसे के उत्तराधिकारी हैं और उन्हें ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई हमने संविधान की प्रतियां जलाई हैं, हमने अपने हेडक्वार्टर पर कभी तिरंगा नहीं फहराया है। तो आज हम संसद के पांव छूकर अंदर जा भी रहे हैं, लेकिन फिर हम इसको गिरा के नई बना के और उसमें नीली वाली बाल्टी लगा के उसका भी ठेका गुजरात में ही देना है। तो उनकी जो मतलब जो उनका एजेंडा है, जो उनका कम्युनल डिविसिव पॉलिटिक्स है, उसको ये सूट करता है। एक एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी है, मुझे लगता है कि करीब 1,72,000 लोग इसमें निराश्रित हो गए इस बुलडोज़र पॉलिसी में, जिसमें आधे मतलब मोर देन 70% पीपल आर मुस्लिम्स ओनली। तो उनका रवैया वो शुरू से स्पष्ट है। आप उमर खालिद का मैटर देखें, आप शर्जील इमाम का देखें, आप दलित एट्रोसिटीज़ का आंकड़ा उठा के देखें। जब उनको ज़रूरत है तो वो पाँव धो रहे हैं, जब उनको ज़रूरत नहीं है। वाराणसी में मुझे लगता है 24 से ज़्यादा मौतें हैं, और ये सभी के लिए है। आप अगर अभी साधुओं की बात करें, उत्तर प्रदेश में 42 साधुओं की हत्याएं, जिसमें महंत नरेंद्र गिरी, इतने बड़े महामंडलेश्वर, इतना बड़ा उनका अखाड़ा, तो 42 साधुओं की हत्याएं हैं। और अभी मुझे लगता है उन्होंने सनातन पर एक बहुत बड़ा लेख भी लिखा है, दलितों और आरक्षण को लेकर योगी आदित्यनाथ जी का एक नया कोई पैसेज आया है, जिसमें उन्होंने भाई बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो मैं कहना नहीं चाहूँगी।
तो कांग्रेस की जहाँ तक बात है, चाहे वो राइट टू फूड हो, चाहे राइट टू लैंड एंड रिसोर्सेज हो, ट्राइबल्स के लिए 10 करोड़ ट्राइबल्स के लिए हम ये लाए थे, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, चाहे भट्टा पारसौल में राहुल गांधी खड़े रहे हों, चाहे कोविड के पैंडेमिक में खड़े रहे हों। तो हमारी पॉलिसीज़ में और आज जो चल रहा है उसमें ज़मीन और आसमान का भेद है, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं, हम उसका सामना कर रहे हैं लगातार। अरे तो कांग्रेस की तो बात हो गई। कांग्रेस में तमाम आपके सामने तमाम अध्यक्ष आए, ब्रजलाल खाबरी से लेकर अजय राय, अजय लल्लू, हाँ, निर्मल खत्री जी, राज बब्बर जी, हाँ, रीता जोशी जी, तमाम लोग आपके बीच रहे। सबसे बेहतर किसे मानती हैं? देखिए, वैसे तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे सभी अध्यक्ष बहुत अच्छे रहे, लेकिन मुझे लगता है कि राज बब्बर जी जो है उनका विशेष अनुराग था। राज बब्बर जी से आपके कैसे संबंध थे? बहुत अच्छे, वेरी हम्बल एंड वेरी जेंटल, वेरी इजी टू रिस्पॉन्ड, वेरी नाइस पर्सन। अभी बात होती है आपकी? बात किसी से कोई विशेष नहीं होती, फिर कभी कार्यक्रमों में मुलाकात? हाँ, मतलब कर्टसी इतना है कि अगर कहीं मिलेंगे तो पहचानेंगे बस। अच्छा, अब कांग्रेस से थोड़ा सा आगे बढ़ते, उत्तर प्रदेश में एक और दल है समाजवादी पार्टी। 2024 का जब रिजल्ट आया, आप लोगों का अलायंस था, इंडिया गठबंधन था, 6 सांसद आपके चुनाव जीत गए। जब आपका अलायंस हुआ तो 43 सीटें टोटल मिली। अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, हालांकि भी वक्त है, 2027 में है, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव बार बार इस बात को कहते हैं कि हमारा गठबंधन मजबूत है, हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अखिलेश यादव को बतौर मुख्यमंत्री आप कैसा मानती हैं? देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप भूतकाल की घटनाओं से भविष्य का अनुमान लेते हैं, और उत्तर प्रदेश में जितना कार्य उन्होंने किया इसमें कोई संशय नहीं है। चाहे वो कैंसर हॉस्पिटल हो, चाहे वो चक गजरिया हो, चाहे वो शहीद पथ के आगे का पूरा डेवलपमेंट हो, है ना, चाहे वो इकाना स्टेडियम हो, चाहे 1090 की विमेन पावर लाइन हो, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे एक्सप्रेसवे पे हेलीकॉप्टर उतारे हो। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की तुलना में प्रोपेगेंडा और एडवर्टाइजिंग किसी ने नहीं किया, लेकिन 14 से यूपीए सरकार के बाद उनकी योजनाओं का कट कॉपी पेस्ट, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव जी की सरकार का नाम के पट्टिकाएं बदलने से वो आपकी नहीं होती। कहीं अटल जी का नाम लगा दो, कहीं कल्याण सिंह जी का नाम लगा दो, कहीं नेहरू जी की मूर्ति हटा दो, कहीं वो बदल दो, बल्कि इन लोगों की अप्रोच इसको लेकर के इतनी सस्ती है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और जो तमाम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे नेशनल बुक ट्रस्ट है, तो अभी उसमें जो पंचजन्य के जो एडिटर थे उनको एनबीटी का बना दिया है, और उसके बाद आप देखेंगे आईसीएमआर है, उसमें आरएसएस का रख दिया है, एक इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स है, उसमें सेक्रेटरी आरएसएस का कर दिया है, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी उर्दू की है, उसमें ये जफर सरेश वाला। तो ऑल द मोदी एडमायरर्स, ऑल द मोदी भक्त्स, दे हैज नथिंग टू डू विद द कैपेबिलिटी। जो हिस्टोरियन नहीं है उसको भी हिस्टोरिकल काउंसिल का चेयरमैन बना दिया है, FTII का गजेंद्र सिंह को उस वक्त बनाया है ना, और एक वो सहस्त्र बुद्धे करके हैं, उनको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का बनाया। तो और तमाम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने अपनी विचारधारा से जुड़े लोगों को रखा कि भाई सप्रेस करो प्रोटेस्ट को, डिसेंट को, और हमारे प्रोपेगेंडा और हमारी आइडियोलॉजी को कैरी फॉरवर्ड करो। स्टूडेंट्स ने जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट किया, चाहे वो NITs हो, चाहे वो IIT चेन्नई हो, चाहे जादवपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी हो, चाहे NIT हो, चाहे NIFT हो, चाहे रामजस कॉलेज में जो बच्चे हॉस्टल में घुस गए थे, मफलर बांध के लड़कियों के हॉस्टल में जो लड़ाई झगड़ा, तो सरकार की नीतियां बिल्कुल स्पष्ट हैं, उनका रवैया, उनका तरीका कि उन्हें क्या करना है। तो आपने चूंकि समाजवादी पार्टी, तो ये सिर्फ इतना कर रहे हैं, अगर कहीं एक ईंटा भी पूरे प्रदेश में लगाया हो योगी आदित्यनाथ ने तो उसका जवाब दें। ठीक है भाई, एनकाउंटर बहुत किए हैं, बुलडोजर बहुत चलाए हैं, तमाम लोगों का घर बार गिरा दिया है, तमाम लोगों को मुठभेड़ में मार दिया है ना, लेकिन जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो रियल लॉ एंड ऑर्डर है, जो रियल कंस्ट्रक्शन है, जो रियल चीज़ है, वो तो कुछ किया ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के काम को, अखिलेश के कार्यकाल को आप बहुत बेहतर मानती है? बेहतर मानते हैं, और उन्हें हम भविष्य के लिए बेहतर, उनकी सरकार आएगी यकीनन, हम मिलकर सरकार बनाएंगे 27 में। कभी मिली आप अखिलेश यादव से? नहीं, व्यक्तिगत रूप से तो नहीं मिले, लेकिन तमाम उनके लाइव डिबेट्स में और तमाम उनको देखा है, वो बहुत सरल व्यक्ति हैं, और मेन तो जो उन्होंने किया है ना, प्रदेश को उन्होंने जो दिया, तो बिल्कुल यकीनन हमें लगता है कि हम 27 में साथ जुड़कर सरकार बनाएंगे। आप इतनी शानदार बात रख रही हैं, इस तथ्यों के साथ आप बता रही हैं, अगर कल को अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात हो जाए और वो आपको कह दे कि आप समाजवादी पार्टी में आइए, तो फिर क्या फैसला लेंगे आप? नहीं, देखिए, हम मूल रूप से, ये तो मैं स्थिति की बात कर रहा हूँ, हो सकता है ऐसा। देखिए, हम तो मूल रूप से कांग्रेसी हैं, और कांग्रेस ही हमारा परिवार है। बहुत से कांग्रेस के लोग सपा में गए हैं।
नहीं, मैं नाम आपको बता सकता हूँ, बहुत से कांग्रेस के लोग हैं, अन्नू टंडन से लेकर, और ऐसी एक लंबी फहरिस्त है। आप ललितेश पति त्रिपाठी को देखिए, वो भी आपके कांग्रेस में ही हुआ करते थे। बहुत से नेता हैं जो इधर, अब तो गठबंधन भी, अब तो आना जाना मुझे लगता है आसान हो गया। और नहीं, कांग्रेस मेरा परिवार है और हम गठबंधन में लड़ेंगे, पार्टी जैसा आदेश दे। इस वक्त हर नागरिक और हर नेता के तौर पर, हम सार्वजनिक जुड़े जीवन से जुड़े हर व्यक्ति के तौर पर, हमें ये जिम्मेदारी है कि हम इस वक्त फॉसिस्ट ताकतों से लड़ें, मजबूती से उस परिदृश्य का सामना करें जो परिस्थिति देश और प्रदेश के सामने खड़ी है। क्योंकि आप देखिए, अभी ये 10,000 से ज़्यादा रिलीजियस राइट्स हुए। अजय माकन जी ने बाकायदा इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुरजेवाला जी के साथ की। और जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से सप्रेस किया जा रहा है, जिस तरह से हेट स्पीचेस हैं, हमारे पास एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो खुलेआम मंच से 80-20 की बात करता है। हमारे पास एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो टेलीप्रॉम्प्टर से आ करके कुछ भी कह के चला जाता है, उसकी पार्टी उससे जस्टिफाई करती है, और जो आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में सक्षम नहीं है। तो जो चेतना समाप्त हो रही है ना, और जो चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे इकोनॉमी हो, आप कोविड के पैंडेमिक का फेल्योर देखें, आप गब्बर सिंह टैक्स का तरीका देखें, आप डीमोनेटाइजेशन देखें, आप उद्योगों की हालत देखें, तो मतलब 2 करोड़ तो वो कह रहे हैं जीएसटी में हमने सब कुछ ठीक कर दिया। अब तो नहीं, तो ये तो राहुल जी ने तो कब, अभी भी विपक्ष जो है उन रिफॉर्म्स से पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है। मैं कहती हूँ, पहले जब ये सत्ता में नहीं थे तो ये वॉलमार्ट का भी विरोध करते थे, तब इन्हें आधार कार्ड से भी ऑब्जेक्शन था। विपक्ष, देखिए राहुल जी ने कहा था कोविड पैंडेमिक के क्या दुर्गति उठाई है कोविड के पैंडेमिक में देश ने। डिमोनेटाइजेशन में ही करीब 50 लाख लोगों ने अपना रोजगार खोया, और करीब 12.5 करोड़ लोगों ने उस अनिश्चित लॉकडाउन की वजह से अपना रोजगार खोया। करीब 64 लाख से ज़्यादा मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हैं वो ख़त्म हो गई। और आप समझिए कि 84% लोग जो हैं उनकी जॉब, मतलब उनके वर्क में गिरावट आई। तो एक तो आदमी धरातल पे इस कदर जूझ रहा है, उसके बाद फिर वो नफरत से भी लड़े, वो हेट से भी, मतलब कितनी चीज़ों का। अब महिलाओं का ही मैटर आप देखें, मणिपुर की बात मैं नहीं करती, हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह को देखिए, मतलब ओलंपिक विजेता लड़कियां उनके विरोध में रही और सरकार ने उनके मंत्री को, उनके बेटे को टिकट देकर के उन्हें रिवॉर्ड दिया। तो ऐसे मतलब क्या कहा जाए। तो चाहे हाथरस कांड हो, आप देखिए पेट्रोल डाल के जला दिया। कानपुर के शेल्टर होम का कांड है, देखिए कुलदीप सेंगर का उन्नाव पीड़ित है, उसके पिता की जेल में हत्या। जेल की व्यवस्था की बात करिए, माफिया सारा जेल से ऑपरेट कर रहा है, जिलेवार माफिया सक्रिय है, माफिया के साथ क्रिकेट खेलते हैं। तो मतलब आप जिस भी सेगमेंट को उठा कर देखेंगे, आप फार्मर्स की हालत देखिए, काले कानून लाए वो तो कांग्रेस, पंजाब हरियाणा दुनिया खड़ा हुआ, कांटे लगा दिए राह में। जो 11.5 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ किया गया है, कांग्रेस के टाइम में भी मेरे ख्याल से 64 करोड़ किसानों का कर्जा माफ हुआ था, और इनके टाइम में 11.5 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ हुआ है। और किसानों की आत्महत्याएं देखिए, यूरिया का संकट देखिए, उनकी मिनिमम जो वैल्यू है उसको देखिए। तो ये इनका क्रोनी कैपिटलिस्ट अप्रोच है। बिगिनिंग में ही जैसे ही आए हैं 5,35,000 करोड़ रुपया लेकर देश से नीरव मोदी, नितिन संदेशरा, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, विजय माल्या 5.5 लाख करोड़ लेके, मतलब क्या राजनैतिक संरक्षण के बिना ये संभव है कि भू माफिया, नकल माफिया, शिक्षा माफिया ये देश में सक्रिय हो। आप युवा को लेके बात करते हैं, एजुकेशन पे मैं बाद में आऊँगी। अभी 2019 में 9 जून 2021 को लगभग 2500 ग्राम हेरोइन अडानी के मुंद्रा पोर्ट गुजरात पर पकड़ा गया, जिसकी कीमत लगभग मार्केट में 1,30,000 करोड़ है। उसके ठीक बाद उसी फैशन पर दोबारा टैल्कम पाउडर की आड़ में वैसा ही फिर से लगभग 30,000 kg हेरोइन दोबारा अडानी के मुंद्रा पोर्ट पे पकड़ा गया। ये कैसे संभव है कि राजनीतिक संरक्षण के बिना नकल माफिया को आप टिकट दे रहे हो, भू माफिया को आप टिकट दे रहे हो, शिक्षा माफिया को आप टिकट दे रहे हो, यूरिया माफिया आप क्रिएट कर रहे हो, और आप आते हो टेलीप्रॉम्प्टर पे बातें करते हो, अपने हिसाब की चीज़ें चलाते हो, जो आपका विरोध करते हो उनका घर गिराते हो। तो ये इस फैशन पर तो देश नहीं चलेगा ना, इस फैशन पर तो चीज़ें नहीं चलेंगी। तो कांग्रेस खड़ी है, कांग्रेसी खड़े हैं, और तमाम राजनीतिक दल जो हैं साइड में, जो भी रीजनल पार्टीज़ हैं, वो सम्मिलित रूप से हम आप सब इसके विरोध में खड़े हैं। कांग्रेस तो खड़ी है, और कांग्रेस बिहार में भी खड़ी है। बिहार में चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश की मैंने आपसे बात की, अब बिहार में चुनाव है, और वहाँ आपका अलायंस जो है वो आरजेडी के साथ है, लालू प्रसाद की पार्टी तेजस्वी के साथ है। वहाँ पर अलायंस आपका, चुनाव बिहार में है, और राहुल गांधी ने पूरी यात्रा वहाँ पर निकाली, वोटर अधिकार यात्रा। अखिलेश यादव भी वहाँ गए थे, तेजस्वी भी वहाँ थे। क्या लगता है बिहार में आपको?
देखिए, मजबूती से लड़ गए हैं, यकीनन सरकार बनाएंगे। बाकी जो वोट चोरी का मसला उठाया गया है, महाराष्ट्र के फ्लोटिंग वोट्स पर भी चुनाव आयोग को आड़े हाथ लेते हुए राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और अभी तो घर घर तक ये बात पहुंचाने का प्रयास है कि खुलेआम जिस तरह 65 लाख मतदाताओं को या तमाम लोगों को मृत दिखाकर एक बड़ी आबादी को उसके मूल अधिकार से वंचित करने की जो कॉन्स्टिट्यूशन पे एक मतलब ये कोशिश, मतलब ये छोटा मोटा हमला नहीं है, भारी प्रहार है ये। तो इसके विरोध में जो खड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी चेतना हो और मुझे लगता है हम मजबूती से सरकार बनाएंगे। पीपल आर नोटिसिंग इट, दे आर गेटिंग अवेयर ऑफ इट। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं एटम बम फोड़ूंगा, उसके बाद वो महादेवपुरा का डेटा लेकर के आते हैं, अब वो कह रहे हैं कि मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, तो अब ये हाइड्रोजन बम क्या है, कांग्रेस अब क्या करेगी? वोटर अधिकार यात्रा के बाद देश में एक चर्चा तो शुरू हो गई है वोटर अधिकार यात्रा से, ये बात बिल्कुल साफ है कि राहुल गांधी ने जो वहां पर किया उसके बाद से चर्चा शुरू है, लेकिन अब आगे क्या तैयारी? अब तो वो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। देखिए, राहुल जी तो 2014 के बाद से लगातार ही, मैंने कहा ना, चाहे भट्टा पारसौल का मामला हो, चाहे कोविड पैंडेमिक का फेल्योर हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे गब्बर सिंह टैक्स हो, चाहे बजट हो, सरकार की तमाम अन्य पॉलिसीज हो, चाहे राफेल की दलाली हो, चाहे पेगासस का स्नूप गेट हो, डंके की चोट पर राहुल गांधी ने ललकार के प्रधानमंत्री मोदी को आंख में आंख डाल के जवाब देने के लिए। लेकिन मतलब बड़े दुख का विषय है कि देश के पास 75 वर्षों में सर्वाधिक कायर प्रधानमंत्री वर्तमान में सत्ता में है, और इतिहास गवाह है, मुझे नहीं लगता कि भविष्य में भी हम इतने कायर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हमें दोबारा कभी प्राप्त होंगे, जो मजलूम को मतलब आवाज़ उठाने वालों को कुचल कर और अपनी बात को रखने के, मतलब सत्ता के इतने लोभी कि किसी भी हद तक जा पाने वाले, सत्ता के इतने लालची, सत्ता के इतने प्रेमी, सत्ता का इतना दुरुपयोग करने वाले और सत्ता में इतने निरंकुश, तो ये भूतकाल में भी ऐसा नहीं था और भविष्य में भी मुझे लगता है देखना मुश्किल होगा। वो जो एक मतलब तमाम सारे पूर्व में ऐसे बादशाह हुए हैं, उसी मिजाज के साथ हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की भी वर्किंग स्टाइल है। उनके अंदर भी जनता का हित, जनता का विषय, और ये चीज़ें अल्पकालिक हैं। वो शेर है ना कि तुमसे पहले जो शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो ये मतलब बहुत सारे चले गए, फॉसिस्ट ताकतें आज सत्ता में हैं, तो ठीक है, दौर तो स्टालिन का भी नहीं रहा, हिटलर का भी नहीं रहा, मुसोलिनी का भी नहीं रहा, ईदी अमीन का भी नहीं रहा, और भी तमाम सारे हैं। तो डिक्टेटर्स हैं पावर में, नो डाउट कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना बड़ा देश है, पुरुषत्व से भरा देश है, वीरता और ओज से भरा देश है, हमने अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया देश से, तो नरेंद्र मोदी और योगी सरकार का इतना बड़ा व्यक्तित्व और अस्तित्व नहीं है। ये तो उनको सपोर्ट है इतना क्रोनी कैपिटलिस्ट का, और इस हद तक का करप्शन उन्होंने इन्वॉल्व कर रखा है सिस्टम के अंदर, जैसे पब्लिक एसेट्स की नीलामी लगातार, मतलब सेल लगा रखी है उन्होंने, जिसको मन करे माइनिंग का ब्लॉक खरीद लो, मन करे टोल खरीद लो, मतलब जो जितना आपकी हैसियत उस हिसाब से खरीद लो। पूरा देश जो है वो लिखने के लिए तैयार खड़े हैं। तो उनकी प्रथम इच्छा तो यही है कि वो सब कुछ अडानी और अंबानी, जो कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे देश के हमारे लोगों ने मिल के जो देश को खड़ा किया, बनाया, तो जो सेल उन्होंने लगा रखी है उसमें उनका कोई योगदान नहीं है। जैसे एजुकेशन का ही आप देखें कि मतलब लाखों पद खाली हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ही स्कूलों में 3,37,000 से ऊपर पद जो हैं वो खाली हैं। असम में पर 1,10,000 स्कूलों में, एक स्कूल में एक टीचर है। ये वहाँ के स्कूलों के हालात है। अभी स्कूलों को बंद होने की अलग बात हो रही है। तो इनको व्यवस्था को ख़त्म करना है, उनको रोज़गार को ख़त्म करना है, उनको वही पुरातन, वही ईस्ट इंडिया कंपनी बनाना है। उसी पैटर्न पर वो चल रहे हैं। अच्छा, यूपी, बिहार, दिल्ली, हर जगह की बात कर ली, थोड़ा सा लखनऊ की बात कर लेते हैं। लखनऊ कितना करीब है आपके दिल के? कितना आप अपने आप को लखनऊ से जुड़ा हुआ पाती हैं? लखनऊ बेहद करीब है, और लखनऊ का तो चूँकि बॉर्न एंड ब्रॉट अप एंड ग्रोन, तो पढ़ाई लिखाई सब, लखनऊ का कोई जवाब नहीं है। लखनऊ का कल्चर, लखनऊ का जायका, लखनऊ की इमारतें, सबसे पसंदीदा बात जो आपके लिए लखनऊ की हो? आई थिंक फूड। लखनऊ फूड इज़ अमेजिंग, कल्चर इज़ अमेजिंग, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है लैंग्वेज। द वे पीपल स्पीक हेयर इज़ अमेजिंग, इट्स ऑसम। मतलब पीपल आर वेरी कनेक्टेड हेयर, और मतलब हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस आर देयर। तो हमारा कल्चर, हमारी ज़बान, हमारा जायका, इसका कोई मुकाबला नहीं है, हमारे ट्रेडिशंस। अच्छा, जब कभी आपको मौका मिलता हो, आपको लगता हो कि मतलब ऐसी कोई जगह लखनऊ की जहाँ आप अकेले भी जाकर देर तक बैठ सकती हो? आसार कदीमा, मतलब जितना आपका पुराना लखनऊ है,
चाहे वो रूमी दरवाज़ा हो, छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम, वहाँ जाते ही आपको एक अलग ही वाइब है उसकी, एक अलग ही। अच्छा, इसी लखनऊ में अगर आपको ये मौका मिले कि लखनऊ में कुछ बदला जा सकता है, कोई एक चीज़ है जिसको बदला जा सकता है जो आपको पसंद ना हो, तो क्या बदलेंगे? मुझे लगता है कि सड़कें और बेहतर हो सकती हैं, सबसे पहली चीज़। सरकार और नगर निगम सड़कें जो सबको है मतलब थपथपा रहे, कह रहे बहुत मुख्यमंत्री से, बेहतर है। अरे नहीं नहीं, आप जो है कालिदास मार्ग से निकल के मवैया तक ही चले जाइए, एक दिन बरसात हो जाती है तो छत्ते वाले पुल के नीचे आप गुजर नहीं सकते हैं। तो राजधानी है, इतना खूबसूरत शहर है, उसके बाद मतलब हालत तो खस्ता है। मतलब सिर्फ दीवारों पे मतलब चाइनीज़ वाली लाइट लगाने से और लाल हरे पेंट करने से और साधुओं की तस्वीरें बनाने से न्यू सिटी और स्मार्ट सिटी नहीं बनता है। काशी को जैसे क्योटो बनाया है, जैसे वैसे तो जो मतलब कुछ किया तो गया नहीं ना, सब तो यहाँ गमले रख दिए, यहाँ कन्वेंशन कर दिया, इधर से रास्ता पलट दिया, इस हाईवे का नाम बदल दिया। मैंने कहा ना, मैंने दावे से कहा कि कहीं एक ईंटा अगर लगाया हो, सिर्फ ठेका पट्टा हुआ है, सिर्फ बंदर बांट हुआ है, सिर्फ संसाधनों का मतलब किसको क्या लिख दिया जाए, उसका क्या कटिंग ले लिया जाए, बाकी विकास के नाम पर कहीं कुछ भी नहीं। अच्छा शुचि जी, एक बात बताइए, मैं बिल्कुल बस 3-4 सवाल मेरे पास है। आप डिबेट बहुत अच्छी करती हैं, बहुत शानदार करती हैं और फैक्ट रखती हैं अपनी डिबेट में। आप ये बताइए कि डिनर कैसा बनाती हैं? बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ मैं, बहुत सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? मैं वेज भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। और वेज में सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? आप जिक्र करें, हम बना लेते हैं। लेकिन आपकी कोई एक चीज़ जो फेवरेट हो? जो मेरे हस्बैंड को पुराना स्टाइल का खाना पसंद है। अच्छा। तो मैं दाल चावल रोटी सब्जी कढ़ी करायल तो सभी बना लेते हैं। मैं रसाजे भी बना लेती हूँ, मैं निमोना भी बना लेती हूँ, मैं मिंजनी भी बना लेती हूँ, मैं फारा भी बना लेती हूँ, है ना। मैं वो गोभी के जो बनते हैं, गुजिया बनती है गोभी की, वो भी बना लेती हूँ। मतलब जितना ट्रेडिशनल खाना है, बड़ा भी बना लेती हूँ। गन्ने की खीर जो बनती है रसेवर, वो भी बना लेती हूँ। तो चूँकि मेरे हस्बैंड वेजिटेरियन है तो मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल खाना जितना देसी खाना है सब कुछ बना लेती हूँ। सब प्रकार के साग बना लेती हूँ, चाहे सोया मेथी हो, किस में कौन सा तड़का होता है ये स्पेशलिटी होती है। कि उड़द की दाल है तो हींग और खड़ा मिर्च लगेगा, बैगन का भरता है उसमें क्या अलग, मतलब सबका तड़का अलग होता है। मेथी किस में जाएगी, अजवाइन किस में, कलौंजी किस में, मतलब सारी टेक्निक स्पाइसेस की है। तो चूँकि ट्रेडिशनल खाना बना लेते हैं तो मुझे लगता है कि बाकी आप कोई भी चीज़ पूछेंगे तो हम उसकी रेसिपी बता देंगे आपको। मतलब आप टीचिंग से भी जुड़ी हैं, आप पॉलिटिक्स में भी हैं, डिबेट भी करती हैं, खाना भी शानदार बना लेती हैं, मसालों की भी जानकारी है, यानी सियासी मसाले और घर के किचन के मसाले दोनों की तगड़ी समझ है। हाँ, इसके अलावा मेरा आर्ट्स और एस्थेटिक्स में भी गहरी दिलचस्पी है। अच्छा। हाँ, लिटरेचर में, जैसे बेहतरीन सिनेमा में, क्लासिक्स में, रेट्रो में, मतलब लेटेस्ट में भी कि जो भी है, जितनी भी ऑस्कर अवार्ड मूवीज़ आती हैं उनमें भी उतना ही इंटरेस्ट है। और जितना हमारा श्याम बेनेगल और गिरीश कर्नाड और उसका सिनेमा है वो भी उतना ही पसंद है। तो और घूमना फिरना? हाँ, ट्रैवल भी बहुत पसंद है। फेवरेट डेस्टिनेशन कहाँ है? पहाड़ों पर? नहीं, मदुरई इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। अच्छा। हाँ, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु। तमिलनाडु इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अमेजिंग टेम्पल्स आर देयर। जैसे मदुरई मीनाक्षी टेम्पल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, चिदम्बरम इज़ वेरी ब्यूटीफुल इन तमिलनाडु। तो लेपाक्षी मंदिर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अजंता केव्स आर वेरी ब्यूटीफुल, हम्पी। तो आई लव टू ट्रैवल अ लॉट। अच्छा, नेता आप अच्छी हैं, वाइफ कैसी हैं, मम्मी कैसी हैं, ये बताइए। आप हालांकि ये सवाल तो बच्चों से और आपके हस्बैंड से पूछा जाना चाहिए। अपनी तरफ से तो मैंने बेस्ट हाँ। दिया है, बाकी नंबर देने का हक तो सामने वाले को है। लेकिन वैसे मूल रूप से मुझे लगता है मैं पारिवारिक हूँ और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत भली प्रकार से करती हूँ। अच्छा, एक सवाल आपको लेकर और है जो हमारे न्यूज़ रूम में भी लोग पूछ रहे थे जब आप आई थी, आप साड़ियाँ कहाँ से खरीदती हैं? मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ तो मैं जगह जगह से साड़ियाँ खरीदती हूँ, जहाँ की जो साड़ी फेमस है। कहीं से पैठनी, कहीं से भागलपुरी, है ना, कहीं से सिल्क, कहीं से मेखला सबसे चादर। आपकी सबसे फेवरेट कौन सी है? साउथ इज़ वेरी ब्यूटीफुल इन टर्म्स ऑफ साड़ीज़, और नल्ली इज़ वेरी ब्यूटीफुल, कला मंदिर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो जब साउथ जाना होता है तो, और मैं कभी 1-2-4 साड़ियाँ नहीं खरीदती हूँ, कम से कम 15 साड़ियाँ तो मतलब मिनिमम है खरीदना, क्योंकि सब कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हम उसको गिफ्ट भी करते हैं। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, राजनीति में आप हैं और तमाम महिलाएं ऐसी हैं जो राजनीति में या तो संघर्ष कर रही हैं या तो आना चाहती हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर राजनीति में जो विचारधारा है, जो लोगों की सोच है, वो कभी कभी बहुत कमतर हो जाती है। महिलाओं को ये कहा जाता है कि ये किसी पुरुष नेता के पीछे लगे बिना राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकती, इनको कोई आगे बढ़ाने वाला चाहिए तभी आगे बढ़ती हैं। टिकट से लेकर पार्टियों में, अलग अलग पार्टियों में पदों पर आने तक महिलाओं को बहुत से कमेंट्स का सामना भी करना पड़ता है। क्या राजनीति में आना और राजनीति करना महिलाओं के लिए मुश्किल है,
उतना आसान नहीं है, या फिर आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपकी प्राथमिकता क्या है? हाँ, पहली आपकी बात भी सही है कि आपको तय करना पड़ेगा कि आपकी प्राथमिकता क्या है। कुछ बनने के लिए राजनीति में नहीं आते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए, अपनी चेतना को विकसित करने के लिए, अपनी सिविक सोसाइटी की जिम्मेदारियां और अपने अधिकारों और कर्तव्यों की समझ के लिए भी राजनीति आते हैं। और जहाँ तक आपने एहसास कमतरी की बात करी, तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रोफेशन में आप हैं, तमाम जगह वीसी बनने की होड़ है, तमाम जगह प्रिंसिपल बनने की होड़ है, तमाम हॉस्पिटल्स में सीएमओ बनने की होड़ है ना, तमाम नर्सेज हैं तो हेड नर्सेज बनने की होड़ है। महिलाएं जहाँ भी हैं तो पुरुषों की तुलना में, क्योंकि पैट्रियार्की है दुनिया के तमाम हिस्सों में है, तो इंडिया में थोड़ा ज़्यादा है, तो ये जो मतलब ये जो डिवीजन है ये तो सब जगह है, और इसका सामना भी हर रूप में किसी ना किसी को करना होगा। लेकिन अगर आप अपनी सीमाएं सुनिश्चित करते हैं, अपना मंतव्य स्पष्ट करते हैं, अपना गोल निर्धारित करते हैं और अपनी योग्यता के आधार पर अपने विजन और ड्यूरेशन को फिक्स करते हैं, तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर आप पैटर्न ही ये लेते हैं कि हम किसी की सहायता से कहीं पहुंचेंगे और हम किसी ऐसी चीज़ की अभिलाषा रखते हैं जिसकी योग्यता हम रखते नहीं हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर तो रेजोनेंस नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट। अच्छा, आखिरी में कुछ छोटे छोटे से सवाल है, उनकी एक शब्द में जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आखिरी में आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कुछ नाम है, उनके बारे में आप जो भी सोचती हैं, पहला ख्याल वो बता दीजिएगा। राहुल गांधी। एब्सोल्युटली कैरिज्मेटिक, एडमायरेबल। प्रियंका। ब्यूटिफुल, डिवाइन। डिम्पल यादव। प्रीटी। बहुत सोच के जवाब दे रही हैं आप। अखिलेश यादव। डोमिनेंट। अपर्णा यादव। सिली। समाजवादी पार्टी। गुड फ्यूचर। मुलायम सिंह यादव। ट्रू पॉलिटिशियन। नरेंद्र मोदी। झूठा। योगी आदित्यनाथ। कायर। कांग्रेस। ढोंगी, पाखंडी। और कांग्रेस पार्टी। देश की आत्मा। 2027। हमारी सरकार। शुचि विश्वास। ट्रूथफुल, ऑनेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया शुचि जी। तो शुचि जी से हमने बातचीत की दर्शकों, और बहुत से सवालों के जवाब मिले। एक बात जो सबसे क्लियर है कि कांग्रेस में शुचि विश्वास जिस भी पद पर है, जो भी काम कर रही हैं, ये इससे बहुत बेहतर डिजर्व करती हैं। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के तमाम नेता, असल में ऐसे ही नेता आपकी पार्टी की और आपकी ताकत है। और मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि आपकी आवाज़ को हम लोग सदन में भी सुने, क्योंकि इतने तथ्यों के साथ, इतनी जानकारियों के साथ आप बात रखती हैं। और आज से नहीं, हम लोग तो जब से आपको देख रहे हैं, तो कुछ आवाज़ें हैं जो सड़क से ज़्यादा बेहतर सदन में होंगी, तब उनकी जो आवाज़ है, जो उनके तथ्य है, जो उनकी बात है, वो ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है। शुचि जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आप हमारे लिए आई। तो दर्शकों, ये शुचि विश्वास थी जिनसे हमने बातचीत की। आपको ये बातचीत कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके कोई सवाल रह गए हों तो वो भी कमेंट में करिएगा। हम एक बार फिर इनको बुलाएंगे, फिर इनसे बातचीत करेंगे और आपके उन सवालों के भी जवाब देंगे। लेकिन इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। शुचि विश्वास जी के बारे में अपनी बात नीचे ज़रूर लिखिएगा, और चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार।